मेरे पीछे आप एक दलहनी फसल देख रहे हैं और जिस दलहनी फसल की मैं बात करने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से लगभग इसकी खेती खत्म सी हो गई है। इसका क्या कारण रहा है? किसानों ने क्यों चने की खेती छोड़ी या दलहनी फसलों में चने या अरहर की खेती छोड़ी? आज हम बात करेंगे एक प्रगतिशील किसान अरविंद सिंह जी से। अरविंद सिंह जी बस्ती जनपद के भेलवल ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और दलहनी फसलों को वो पिछले कई वर्षों से बोते आ रहे हैं और उसकी सफल खेती करते आ रहे हैं। उत्पादन भी उनका बेहतर रहा है। तो पूर्वांचल के किसानों में कैसे दलहनी फसलों के प्रति रुचि जगाई जाए, क्या समस्याएं रही हैं, किन कारणों से खेती को लेकर विमुख हुए और दलहनी फसलों की खेती प्राकृतिक तरीके से कैसे की जाए, इस पर हम विशेष जानकारी करेंगे। सर, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा हम जो बात करने वाले हैं, बात हो रही है दलहनी फसलों की। दलहनी फसलों में चने और अरहर की खेती की क्या कारण रहा है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है या उत्तर प्रदेश का पूर्वी विभाग रहा है, यहाँ के किसान चने या अरहर की खेती छोड़ चुके हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले बात आती है फसल सुरक्षा की। तो जो मेन समस्या जानवरों की, नीलगाय जैसे हुए, छुट्टा सांड हुए, ये सब हुए, तो इससे किसान थोड़ा सा उस हिसाब से अपनी व्यवस्था नहीं बना पा रहा है। हम लोग उसके सापेक्ष जो है व्यवस्था बनाए हुए हैं। और दूसरा जो है, कुछ समस्याएं आती थी पहले, जैसे उकठा रोग आपका लग गया, फली छेदक लग गया, तो या तो मानिए किसानों के ना जानकारी से या सही उनका प्रबंधन न करने से, तो उसमें जो है काफ़ी उनका उत्पादन जो है घट जाता था। तो हमने दोनों में, ये तो मानिए पहली बार सुरक्षा हमने जो है इसको पूरा मजबूत किया है, और दूसरा जो हमको फसल चक्र में अपना करके जो भी विधियां उसके सापेक्ष अपनाना चाहिए वो हम लोग अपना रहे हैं। तो उसमें जो आपका बीज शोधन से ले करके और लास्ट तक जो मेन रूप से फली छेदक जो है दलहनी फसल में, चाहे आपका अरहर हो चना हो, फली छेदक की मेन भूमिका होती है। फली छेदक लग गए तो पूरी पूरी फसल आपका बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग उसमें भी प्रबंधन कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपने अभी किया फसल चक्र की बात, फसल चक्र में और फली छेदक की बात की और उकठा की बात की। बड़ी समस्या किसानों में थी कि चने में अरहर में उकठा जब लगता था तो पूरी की पूरी फसल एक साथ सूख जाती थी। तो कौन सी ऐसी किस्म आप बो रहे हैं जो उकठा रोधी है और जिसे किसान भाई बच सकते हैं? जी, अब नाम तो हमको याद नहीं है चना का, लेकिन अरहर में एक IPA 203 है जो उकठा रोधी फसल है। और हम लोग बीज शोधन में मेन रूप से ट्राइकोडर्मा का, इसमें आपका 10 ग्राम पर किलोग्राम जो है ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन करते हैं और उसी से लगभग नियंत्रण हो जाता है। ये माना जाता है कि जो दलहनी फसलें हैं, अलग अलग दलहनी फसलों के लिए अलग अलग राइजोबियम कल्चर आता है। तो राइजोबियम कल्चर की क्या भूमिका है दलहनी फसलों में? राइजोबियम कल्चर का, जैसे इसके जो दलहनी फसल है, राइजोबियम कल्चर से भी हम लोग जो है बीज शोधित कर देते हैं। तो जो हम DAP या नाइट्रोजन जो है उसको अलग से देते हैं, तो उसके सापेक्ष जो है वो खाद जो है उसमें हमको मिल जाता है भरपूर मात्रा में। फसल वो मिट्टी से अपना जो है ले लेती है। तो राइजोबियम कल्चर का यही उपयोग है। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख पा रहा हूँ, जैसे कि आमतौर पर किसान भाई जो बुआई करते रहे हैं वो छिटकाव विधि से बुआई करते रहे हैं, लेकिन आपकी जो चने की फसल दिख रही है लाइन से लाइन की बुआई हुई है और ऐसे में फसल एक बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई पड़ रही है। तो क्या विधि अपनाई आपने? अब एक तो ये मानिए कि छिटकवा विधि से तमाम समस्याएं आती हैं। अब जैसे खरपतवार, हम तो एक तो नेचुरल तरीके से चना की फसल में किया हूँ, तो उसमें हमको मेन जो है खरपतवार की समस्या पड़ती है। अगर हम छिटकवा विधि से बो देंगे तो खरपतवार का नियंत्रण हम कर ही नहीं सकते हैं। अब इसमें लाइन से बोने से हमारी दो चीज़ लाभ हो गया कि एक तो जो है हम खाद, उसमें खाद भी हम नेचुरल खाद दिए हैं, जो इफ़को की एक सागरिका आती है और एक उनका इफ़को का ही जो है पोटास, उसको नेचुरल पोटास इफ़को बेचती है। तो वही हमने नेचुरल पोटास और सागरिका यही दो चीज़ डाला है। तो उसका लाभ ये हो गया कि हमारी जड़ पर जो है पौधे के खाद पड़ गया और हमारा जो लाइन से बोया गया निराई गुड़ाई में आसान हो गया। और हमने मैनुअल रूप से एक मशीन भी लाया है। तो मशीन क्या, वो समझिए मैनुअल जो है 3 फार वाला है, तो उसी से हम लोग जो है इसको मैनुअल रूप से निराई गुड़ाई कर दिए और देखिए फसल जो है दिख भी रहा बढ़िया है। अच्छा, एक जानकारी और चाहेंगे, जब आम तौर पर चने में फूल आता है या फलियां बनती हैं तो उस दौरान
फली छेदक कीट का प्रकोप ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जी जी जी। और जैसा कि आप कहते हैं कि हम इसमें खाद उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है, जैविक खेती से कौन सा ऐसा प्राकृतिक या जैविक तरीका अपना रहे हैं जिससे इसमें फली छेदक कीड़ों का प्रकोप कम किया जा सके या रोका जा सके? देखिए, इसके उसमें हम लोग प्रबंधन में हर दूसरे दिन जो है इसकी बराबर निगरानी कर रहे हैं कि फली छेदक हमारा आ रहा कि नहीं आ रहा है। अभी हम इसमें जो है जगह जगह जो है डंडा लगा करके चिड़िया के बैठने के लिए वो स्टेकिंग लगाएंगे। जी जी। और दूसरा चीज़, एक गंध फास आता है कि इसका जो फली छेदक का लार्वा होता है वो जो गंध करता है नर कीड़ा उसका, उसी हिसाब से वो गंधभास जो है नेचुरल रूप से लगता है। तो उसको भी हमको इसमें जो है लगभग 20-25 गंधभास जो है लगाना है। तो अभी फ़िलहाल यही फूल हमारा जो है फलियां बनना शुरू हुआ है, तो हम लगभग 2-4 दिन में, 1 हफ्ता में वो चीज़ कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने बातचीत के दौरान बताया था कि आप जो चावल का टूटन होता है उसका भी प्रयोग प्राकृतिक तरीके से कीड़ों के नियंत्रण में करते हैं। क्या तरीका है? जो टूटन है, जैसे टूटन का मतलब है हम लोग डाल देंगे यहाँ खेत में, जगह जगह किसी अगर बर्तन में या किसी उस टाइप के बोरा वोरा पर रख देंगे तो चिड़िया हमारी बैठेंगी। और चिड़िया का ये स्वभाव, जब खेत में बैठेंगी तो उनको जो हमारा फली छेदक का कीड़ा दिखेगा आसपास, तो उसमें फली छेदक का कीड़ा जो है ऑटोमेटिक वो खा लेंगे चिड़िया। तो हमारा ये समझिए जैविक नियंत्रण हो जाएगा कि चावल का टूटन रख दिए और उससे चिड़िया चावल का टूटन तो खाई, और उससे जो फली छेदक का कीड़ा है वो भी जो है चिड़िया खा लेगी। एक और अहम सवाल, सिंचाई पर और खाद उर्वरक पर ये कहा जाता है कि दलहनी फसलों में लागत बहुत कम आती है, कि कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो सही है। सिंचाई, इसमें समझिए एक सिंचाई हम किए हैं शुरू में। जी जी। अब यही आवश्यकता हमारी है, तो स्वाभाविक है कि दलहनी फसलों में जो है सिंचाई बहुत ज़रूरत नहीं होती है। तो एक सिंचाई मैं शुरू किया, एक सिंचाई अब जो है यही फली हमारी जो है लगभग अभी कुछ बन जाए और तो एक सिंचाई हम इसमें कर देंगे। अच्छा, अगर हम नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करें तो कितनी मात्रा की ज़रूरत पड़ती है चने की फसल को? नाइट्रोजन, देखिए चना तो इसके जड़ में ये वायुमंडल से चना जो है चना अवशोषित कर लेता है, जो भी दलहनी फसल होती है। तो नाइट्रोजन की इस समय समझिए मात्रा बहुत नॉर्मल रूप से ज़रूरत पड़ती है। और बाकी फास्फोरस की जहाँ तक ज़रूरत है तो हम लोग उसके सापेक्ष जो है गोबर की खाद डाल देते हैं, और हरी खाद जो है सनई ढैंचा इसका भी प्रयोग कर देते हैं। तो उसी से जो है वो हमारे फास्फोरस की भी ज़रूरत, जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, अर्थशास्त्र की बात करें कि यानी लाभ की बात करें जी, तो किसान भाइयों को दूसरी फसलों की अपेक्षा कितना लाभ हो सकता है? लागत की बात करें या खाद उर्वरक पर बात करें, सिंचाई पर बात करें, तो इस तरह की लागत को छोड़ करके अगर देखा जाए तो कितना लाभ प्राप्त हो सकता है? अब ये मानिए कि दलहनी फसलों का आप रेट देख लीजिए। जैसे गेहूँ मान लीजिए 25 रुपया कुंटल है, और दलहनी फसल का जो है लगभग 6 से 7 हज़ार रुपया पर कुंटल है। जी जी। तो उत्पादन भी अभी गेहूं का औसत लीजिए, हम लोग के यहाँ जो पूर्वांचल में चल रहा है तो लगभग 4 से 6 कुंटल पर बीघा ये माना जाता है। और इसमें दलहनी फसल में जैसे हमारा अरहर हुआ वो 2 से लेकर 3 कुंटल बीघा हो गया। जो चना की हमारी फसल लगी है इसमें ये मानिए कि कम से कम जो है आपका ये भी 2 से 3 कुंटल। तो उसमें अनुमान लगा लीजिए कि अगर 3 कुंटल माना जाए चना हमारा हो गया 1 बीघा में, और इसका लगभग 6500 रेट मान लीजिए, तो 6 तिरिक 18, एक 19,500 हुआ। और अगर आपका मान लीजिए 5 कुंटल गेहूं हो गया और आपका 25 रुपया मोटी मोटा कुंटल हुआ, तो 5 कुंटल का 25 किलो से गुणा कर लीजिए तो 12,500। हाँ, 12,500 आएगा। उसकी हार्वेस्टिंग, उसका देख रेख, खाद उर्वरक, तो उसमें जो है हमको दलहनी फसल की अपेक्षा खाद उर्वरक सिंचाई भी ज़्यादा देनी पड़ती है, और हार्वेस्टिंग में भी जो है समझिए कि लगभग बराबर ही है। तो हार्वेस्टिंग तो उसका आसान है, इसका थोड़ा सा मजदूर से, तो मिला जुला करके जो है चना या दलहनी फसल में हमको ज़्यादा लाभ है। आपके हिसाब से जो पूर्वांचल में किसान चने या अरहर की खेती छोड़ चुके हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? फिर से चने की खेती की तरफ या दलहनी फसलों की तरफ रुख करना चाहिए? जी, हम तो यही कहेंगे लोगों से, मैं कहता भी रहता हूँ कि कम से कम दलहनी फसल, भाई मार्केट के ऊपर आप निर्भर रहेंगे, कम से कम अपने खाने के लिए व्यवस्था बनाइए। और थोड़ा सा अगर किसान भाई हमारे लागत लगा दें तो धान गेहूं की अपेक्षा जो है दलहनी फसल से अच्छा उनको लाभ मिल जाएगा। दूसरा, फसल चक्र से जो हमारे दलहनी फसल में जो है आपका खेत की उर्वरा क्षमता जो है, इसमें नाइट्रोजन जो फिक्सेशन की क्षमता रहती है, तो
तो उससे खेत की उर्वरा क्षमता भी हमारी बढ़ती है। जो जड़ है, जैसे अरहर ले लीजिए आप, तो एक बार जो है झकड़ा जड़ बोया जाता है, एक बार जो है मूसला वाली जड़ जो है होना चाहिए। तो इस हिसाब से भी दलहनी फसल का अच्छा है। तो किसानों से हम लोग यही सलाह देंगे कि थोड़ा सा व्यवस्था, बैरिकेटिंग, उसका जो है लागत कुछ खर्च होगा, लेकिन उनका जो है मिला जुला करके फ़ायदा निकल जाएगा, उसमें कहीं उनको नुकसान नहीं होगा। तो अभी हमारे साथ अरविंद सिंह जी थे, जो भेलवल गांव के निवासी हैं। उन्होंने दलहनी फसलों की खेती के लाभ के बारे में बताया और बताया किस तरीके से हम गेहूं जैसी दूसरी फसलों की अपेक्षा कम लागत में, कम खाद और कम उर्वरक में, कम सिंचाई में अच्छी उपज लेकर के अच्छा लाभ कमा सकते हैं, कम दिन में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हमारी मिट्टी के सेहत के लिए, सेहत की कुव्वत बढ़ाने के लिए दलहनी फसलों की खेती करना ज़रूरी है। तो आप भी अगर दलहनी फसलों की खेती करना छोड़ चुके हैं तो एक बार फिर से दलहनी फसलों की तरफ रुख करिए। निश्चित तौर पर आपको दूसरी फसलों से ज़्यादा लाभ देने वाला होगा।